Hello students, this is Ashutosh here and today we are going to see a new chapter of SST that is from history, administration under the British. So इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे थे, दो तीन चैप्टर देखे थे कि जिसमें हमने कंप्लीट किया था ब्रिटिश के बारे में देखे थे हमने उसमें कि ब्रिटिश ने किस तरह से हमारे इसमें बहुत ही जासूसी और चालाकी से हमारे इंडिया पे कब्जा किया था। तो इस चैप्टर में कुछ उनकी कंपनीज देखेंगे उन्होंने क्या क्या किया है। तो आपके इसमें आप देख सकोगे, आपके इसमें टाइमलाइन दी हुई है कि किस तरह से होती है। सो एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, अगर आपके पास बुक होगी तो प्लीज़ आप बुक सामने रखें जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे। एंड मैं बहुत शॉर्टली समझाऊंगा और कोशिश करूँगी बहुत अच्छी तरह समझाऊँ करके, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। दिस टाइमलाइन इज गिवन हियर, यू हैव टू जस्ट जैसा कि पिछले चैप्टर में जैसा दिया था वहाँ यहाँ पे भी एक ऐसी टाइमलाइन दी है। जस्ट ये टाइमलाइन पीरियड के हिसाब से होती है कि इस साल में क्या हुआ है, उस साल में क्या हो रहा है, इस साल में कौन सा एक्ट हुआ है, तो ये टाइमलाइन उसके लिए दी होती है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो हमें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, isn't it? द मेन एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न प्रॉफिट। तो उनका एम था कि भाई प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कमाने का, पैसा कमाने का ये एम था, ठीक है। तो उसके बाद फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1600 टू 1757 ट्रेड रिमेन फंडामेंटल कंसर्न फॉर द कंपनी। तो ये जो चीज़ थी, तो हमें पता था कि फंडामेंटल कंसर्न फॉर द कंपनी यानी कि जब भी पीरियड 1600 टू 1757 से चालू था, उसके बाद देखिए सून इट बिकेम द सक्सेसफुली इन ग्रेनिंग monopoly over trade in India, adopting all means to appease the British government and Indian patrons। तो हमें पता था कि जैसे हमने देखा था कि इनका जो मकसद था सिर्फ इतना था कि इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे, पर इनका कुछ मकसद सामने भी बढ़ गया और जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमें क्या क्या झेलना पड़ा। तो इस चैप्टर में हम कुछ दिलचस्प चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। So let's see the next para. Beginning from the Battle of the Plassey, that is 1757 से consolidating their position in India after the Battle of the Buxar. In 1764, the British in India completed their work of consolidation and expansion of their territories by annexion of Punjab in 1849. The British East India Company established its authority in the Indian subcontinent. The peace treaties, administrative policies, outright wars and alliances enabled to gain territories power and interfere in the political administration affair of the peoples। देखिए गाइस, इस तरह से मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ही लेट होगा समझाना भी, और हमारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा क्या हुआ है, बस शॉर्ट में समझेंगे। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा और शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। सो इसमें दिया हुआ है कि जब भी जैसा कि बैटल ऑफ द बॉक्सर हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, बैटल ऑफ द बॉक्सर में क्या क्या हुआ था आपको अच्छी तरह से पता है। तो पंजाब में क्या हुआ था, और हर एक स्टेट के हिसाब से सब जगह पे धीरे धीरे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, कब्जा करना स्टार्ट कर दे और ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि उनका एक जरिया होता है कि किसी को लोन दो, लालच दो। जैसा कि एक चीज़ है, ट्राइबल पीपल होते जो आप सामने पढ़ोगे, रिवॉल्ट फॉर द ट्राइबल, लोगों ने कितना रिवॉल्ट किया था, क्या नहीं किया था। तो वो क्या करते थे, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो देश में जो क्रैफ्टमैन होते हैं, जो क्रैफ्टमैन जो हाथ से बुनते नहीं क्या, तो उस तरह से जो होते हैं सब चीज़ें बुनते थे और अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में सेल करने जाते थे। तो ब्रिटिश लोगों को पता था कि ये जो है इंडियन की बहुत ही मेन चीज़ है प्रोडक्ट बनाना और सब उसको बाजार में जाकर सेल करना। तो इन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया, हम आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ लोन देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं और आप क्या करो उसको आप और मटेरियल बनाओ, ऐसा। पर उन्होंने चालबाजी से क्या किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिस कारण जो लोग थे, इंडियंस पीपल थे, जो उस पेड़ नहीं कर पाए, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर दबाव बनाया कि आप लोग हमारा जो लोन है चुकता नहीं कर सकता, आपके जो प्रोडक्ट्स है हमें दिए जाए। तो इस तरह से दबाव में आकर लोगों ने जो है पूरा का पूरा जो उनको जो मटेरियल ये दे दिया, उस तरह से जो ब्रिटिश के खिलाफ न जाते हुए उन्होंने पूरा जो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो पूरा ब्रिटिश लोगों को दे दिया। तो इस तरह से वो धोखेबाजी से सामने आते रहे और उसी तरह से धोखेबाजी से सब लोग को एक को लालच दे के सबको चिल्ले। जैसा कि हमें अच्छे से पता है कि हमारा इंडिया में
बहुत ज़्यादा लोग इमोशन होते हैं, हमें अच्छे से पता है ये सब चीज़ें। तो उसी चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश लोगों ने उठा लिया था, जो कि ब्रिटिश सिर्फ स्ट्रेट करने आई थी हमारे इंडिया में। पर उनको लगा कि हम इस इंडिया पे रूल भी कर सकते हैं और इंडिया को पूरी तरह से कब्जे में भी ला सकते हैं। सो देखेंगे हमारा डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे। In 1765 after the battle of Buxar, the companies became the virtual ruler of Bengal। तो बक्सर के बाद कंपनी became the virtual ruler बन गई है बंगाल की। It's required the दीवानी of Bengal, बिहार एंड ओडिशा। तो ये इनको ऊपर राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के, बिहार के एंड ओडिशा के। दैट नाउ ओडिशा हमें पता है उस चीज को। इट अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट हियर। दिस सिस्टम वाज आल्सो पॉपुलर एज डार्ची। ये जो सिस्टम है यानी कि अच्छे से पता है कि भाई बहुत ही क्या बोलते बहुत ही जैसे डार्ची बोले तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि राज करने वाले लोग हैं करके, और पावरफुल जो बोलते हैं पावरफुल शक्तिशाली बन गए हैं इसमें। तो ये गवर्नमेंट के बारे में देखा। अंडर दिस सिस्टम द नवाब बिकेम अ पपेट यानी सिंपल सा एक पपेट बोले तो कुत्ते का पिल्ला जो रहता है उस टाइप का, यानी कि मतलब वो होता है, बट यानी कि सिर्फ कुत्ता बन के रह गया है कि सिर्फ जितना बोलेंगे उतना ही वो करेगा। यानी कि पावर है पर वो कुछ काम का नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पावर उसको नहीं है। पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ठीक है। नवाब वैसे बन चुके थे। वहां पे लिखा है ही हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर। तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर पावर इतनू सा भी उनके पास नहीं था, पूरा ब्रिटिश ने छीन लिया था। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द कंपनी हैड इनफ political power but no responsibility. The company's official became busy in the appraising wealth. The period of the dual system of the government, that is 1765 to 1772, proved a great misery for the Bengal. डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बोलते हैं, जिसमें दो सिस्टम थी गवर्नमेंट के, एक जो था एक का चलता नहीं था, दूसरा जो था वो उसके ऊपर भारी हो चुका था। तो इस तरह से फिर उसके बाद देखेंगे plunder, corruption and maladministration were the key feature of this system. So finally, when in 1972 Warren Hastings was appointed as the governor of Bengal, तो जो भी गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, वो अच्छी तरह से जो चीज़ें थी जो चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चलाया था। जब हम वारन हास्टिंग जब अपॉइंटेड हुए गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के, उसके बाद कुछ चीज़ें जो है चेंजेस होती गई। He abolished the system and the company undertook the rule directly through its own official। तो उसने अपने तरीके के रूल्स निकाले, अपने तरीके के सब सिस्टम बनाया और सामने रखा। तो देखेंगे नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर द कंपनी। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ दिस 1773, द फ्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल वाज क्वाइट मिजरेबल। तो and the company reached on the verge of bankruptcy and terrible famine broke out in Bengal and more than 1/3 of the population died of starvation। तो भाई bankruptcy का मतलब होता है कि कर्ज बाजारी जो बन चुके थे, जिस कारण से बंगाल में फैमिनी यानी कि लैक ऑफ फूड जो है, यानी कि फूड की कमी महसूस हुई। वेजिटेबल्स नहीं अच्छे से मिलते थे, लोगों को खाने पीने की परेशानी होती थी, जिसके कारण बहुत सी बंगाल की जो पॉपुलेशन है कम होते गई। 1/3 यानी 1/3 बोलते हैं उसको, तो 1/3 जो है कम हो गई। न्यूज़ ऑफ द ट्रेजेडी शॉक ब्रिटेन। ये जो न्यूज़ थी ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ी कि भाई किस तरह से हो रहा है। डिस्टर्ब बाय दिस इवेंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू लुक इनटू द कंपनीज अफेयर इन इंडिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वो देखेंगे खुद जाकर कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो उसके बाद देखेंगे इट बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ इंट्रोड्यूस अ बिल। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक बिल पास किया था 1917 विच केम टू बी नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट। अंडरलाइन करना इसको, रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो बिल पास उन्होंने किया था। दिस आर सजेस्टेड द फॉलोइंग मेजर। इस एक्ट में क्या क्या चीजें दी है जो आपके पॉइंट्स में दी हुई है। द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी was to be checked by the parliament. The military and the civil administration came under the control। जो भी मिलिट्री जो रहेगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे, जो ऑफिसर जो बड़े बड़े लोग हैं वो रहेंगे। तो ये सब चीज़ें उनके सब इस पे एक पाबंदा लगा देंगे, एक क्या बोलते रूल लगा देंगे कि जब तक वो हमारे परमिशन लेंगे नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तब तक वो कोई भी चीज़ जो देश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
एंड द पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल वॉज क्रिएटेड। तो वहाँ पे पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई। वैरन हेस्टिंग द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वैरन हेस्टिंग जो मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नमेंट थे, बंगाल के गवर्नमेंट वो थे, गवर्नमेंट यानी गवर्नर थे, तो उन्हें ही फर्स्ट गवर्नर बनाया गया ब्रिटिश ऑफ इंडिया का। याद रखना वैरन हेस्टिंग, इसको छोड़ना नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर्स बनाए गए, काउंसिल बनाए गए जिसमें 4 मेंबर्स दैट इज लिटरेचर जनरल जॉन क्लैवरिंग, जॉन मैंशन, रिचर्ड बैरवेल एंड फिलिप्स फ्रांसिस वाज आल्सो अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। किसको? हमारे बहुत ही होनहार भाई साहब वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट जो है वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता एंड टू हियर ऑल द ब्रिटिश केसेस इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट आज भी है भाई हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उस तरह से बात नहीं कर सकता फिलहाल यहाँ पे, तो बहुत सारा है यहाँ पे दिया हुआ, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा जो कुछ एग्जाम्पल रहेंगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट से बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा आज भी है, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में। जैसा कि अभी हम कोलकाता बोलते, पहले कलकत्ता बोलते थे। तो सब ब्रिटिश के पूरे केसेस देखते थे यहाँ पे। सर इजी जहाँ इम्प्री वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। सर इलिजा जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का। 3 अदर जजेस वर ऑल्सो अपॉइंटेड विथ हिम। तो उसके साथ 3 जजेस और भी अपॉइंटेड किए गए। द नंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज वॉज रेज टू 24 एंड वर इलेक्टेड फॉर अ टेन्यूर ऑफ 4 ईयर। अब भाई आपको तो पता है हर चीज़ में, हर आमदार रहो, MLA रहो या कोई भी चीज़ रहो, कोई भी मिनिस्टर रहो, तो परमानेंटली नहीं होता है, वो इलेक्शन पे डिपेंड होता है। कि इलेक्शन जितना होता है उसके ही माध्यम से सब चीज़ें सिलेक्ट होती है। और ये पीपल हम करते हैं, हम ही लोग करते हैं, वोटिंग करते हैं, फिर बाद में उनको चुने जाते हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पे कुछ इस तरह का टेंडर वहाँ पे रखा, टेन्योर रखा कि 4 साल 5 साल का इस तरह से रखा। तो यहाँ पे 4 साल का टेन्योर रखा था इलेक्शन के लिए। लास्ट पॉइंट देखेंगे, द डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड टू सबमिट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर of records of the British Treasury. They also had to report matters dealing with civil and military administration to the Secretary of the State. तो यहाँ पे डायरेक्टर रिक्वायर्ड किए गए इनकम, एक्सपेंडिचर कितना होता है कितना नहीं होता है, यानी कि पूरे ट्रेड का या फिर पूरे इंडिया का। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बनाया गया एक खुद का बाहर के देश से आके इंडिया में खुद बस गए और इंडिया में खुद की गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी उन्होंने, और पूरा चीज़ें स्टार्ट कर दी। ये भाई साहब ये तो पूरा हुकूमत है ना, तो हुकूमत उन्होंने बहुत चालाकी से की थी, जो आप देख सकते हो। पूरा जो पढ़ेंगे तो आपका खून खौल उठेगा, ठीक है। तो देखेंगे, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज द अटेम्प्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू सेट द राइट अफेयर ऑफ द कंपनी। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें दी है कि ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने खुद बनाया गया, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रह रही थी, कुछ ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी ही ब्रिटिश जो ऑफिसर्स है सभी जो है खराब थे, कुछ अच्छे थे, कुछ समझते थे इंडियंस को, कुछ करते थे। यानी कि उनका तो घर बन गया था, उनकी तो गवर्नमेंट ही इंडिया में की, हर चीज़ इंडिया में गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो उनका ही राज था वहाँ पे भाई। तो सब चीज़ें उनके कंट्रोल में होती थी, वैसी तरह से पूरा का पूरा वो अपना देश चलाते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। लिमिटेशन, इसके कुछ लिमिटेशन है जो एक्ट उन्होंने बनाया था, जो कि ऐसा बताया था, मुझे तो उतना नहीं पता है उस बारे में कि वो लोगों के हित में था या सही था करके। तो बुक के हिसाब से जो दिया गया है अभी तक जो हम जानते थे कि ये जो एक्ट था उन्होंने बोला था कि जैसे लोकल पीपल जो थे इंडिया के उनके लिए भी इक्वल था एंड ब्रिटिश के लिए इक्वल था। वो सिर्फ लिखावट के लिए इक्वल था गाइस, क्योंकि मुझे ये पता है अच्छे से, क्योंकि भगत सिंह जो थे हमारे राजगुरुदेव, वो इतने सारे लोग थे। तो ये क्यों भड़क उठे, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। जब सब चीज़ें इक्वल थी, गवर्नमेंट बराबर थी, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हुई। तो ठीक है, सामने देखते हैं लिमिटेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। द एक्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को पूरा क्लियरली डिफाइंड पावर नहीं दिया गया था। इट वॉज नॉट क्लियर वेदर इट शुड फॉलो इंडियन लॉज और ब्रिटिश लॉ।
यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी थी कि भाई इंडियन लॉ फॉलो करेंगे या ब्रिटिश लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर नॉट क्लियर। गवर्नर जनरल की पावर और काउंसिल की पावर ये क्लियर नहीं थी। देयर वर ऑफन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, कुछ उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे को ज़्यादा पावर है, उनको ज़्यादा पावर है करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे दैट इज नाउ मुंबई एंड मद्रास दैट इज नाउ चेन्नई वर नॉट ब्रॉट फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। जो बॉम्बे थी, जैसे बंगाल में जब वाराणसी बने थे तो फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ ब्रिटिश बने थे, तो उनके पास पूरा पावर था, बट कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इंडिया था पूरा इतना बड़ा देश था, तो उनको धीरे 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 वो सामने बढ़ते गए व्यापार के तौर पे इंडिया में उसे, और धीरे धीरे वो सामने बढ़ते गए। तो उनके पास जो है मुंबई में जो है गवर्नर बॉम्बे जो था, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था गवर्नर जनरल का, ठीक है। कौन थे? वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम। तो देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1984, आपके बाजू में विलियम पिट्स एक बड़ी सी खूबसूरत सी तस्वीर दी है जो मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड दिया हुआ है, तो विलियम पिट्स बोलते हैं उसको, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, विलियम पिट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1784, और पिट इंट्रोड्यूस एन एक्ट, उन्होंने एक एक्ट लाया 1784 में इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच केम टू बी नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। तो भाई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते थे और यहाँ पे कानून झाड़ते थे, तो बहुत ही अलग दिलचस्प चीज़ थी। और वो तो हमें पता ही है कि किसी को दूसरों के इसमें टांग अड़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दिस एक्ट मेड गवर्नर जनरल द रियल मास्टर ऑफ द इंडिया कंट्रोल द ब्रिटिश पार्लियामेंट। It also removed the defect drawback regulating act and cause on conflict between the governor and council. It placed the company and its affair under the control of the British Parliament under the provision of this act. इसने भी कुछ एक्ट निकाले, उसने कुछ पूरा एक्ट पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके कुछ लिमिटेशन पढ़े, कितने लिमिटेशन दिए, किसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड जो थे पिट्स थे, विलियम पिट्स, तो उन्होंने पूरा पढ़ा, उसके बाद स्टडी की, और उन्होंने भी कुछ अपने तरीके से एक्ट वहाँ पे दिए गए। तो एक्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट एक्ट, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड। जो भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे पूरे के पूरे सेपरेट किए गए। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वॉज सेट अप डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल द अफेयर द कंपनीज टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया, सुपरिटेंडेंट कंट्रोल सेटअप किया गया, और पूरा पोजीशन लिया गया इंडिया में। द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू हैव 3 मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 4 नाउ। तो जैसा कि 4 मेंबर्स थे, जो 4 मेंबर्स थे, जो चीज़ें की गई 4 में, तो अभी 3 मेंबर्स वहाँ पे किए गए। उसके बाद देखेंगे, वन ऑफ देम वाज चूजन टू बी द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। तो उसमें से एक कमांडर बना गया, चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया का बनाया गया, जो 3 मेंबर जो बनाए थे। द गवर्नर जनरल could overrule his council and have full power to direct and control the presidencies of Bombay and Madras, that is means Mumbai and Chennai। तो गवर्नमेंट कुड ओवर रूल, यानी कि पूरा गवर्नर जो है पूरा रूल कर सकता है काउंसिल पे, ऐसा एक पावर बनाया गया, एक मुंबई में भी और एक मद्रास में भी, यानी कि मुंबई एंड चेन्नई में भी। सेकंड पॉइंट देखेंगे, स्पेशल कोर्ट वाज क्रिएटेड इन इंग्लैंड टू ट्राई द केस ऑफ कंपनीज ऑफिशियल हु कमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस इन इंडिया। तो स्पेशल कोर्ट बनाया गया, जो भी इंडिया में कुछ ब्रिटिश लोगों से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अभी देखो आपस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है गाइस, आपस में कुछ प्रॉब्लम अगर हो गई है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? अगर यही लोग अगर झगड़ गए तो ये सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड के कुछ कोर्ट थे, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट थे उनके, वहाँ पे जाके इनका पूरा हिस्ट्री जो भी लेखा जोखा है, पूरा जो बहसबाजी है वो सुन के उसका डिसीजन लिया करते थे। लास्ट सेकंड देखेंगे, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द किंग एंड इट हेड ऑफिस एज पर हिज प्लेजर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंसिस्ट किए गए 6 मेंबर्स कंसिस्ट किए गए अपॉइंटेड बाय द किंग, जो भी वहाँ का जो भी किंग थे, यानी कि जो करता धरता था वहाँ का उस टाइम का, उसने। लास्ट है, एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वुड बी बोर्न बाय द कंपनी। एक्सपेंसेस किया गया बोर्ड ऑफ द कंट्रोल को, वो भी कंपनी के थ्रू।
तो क्या गाइस, यहाँ तक हम आज करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा हर चीज़, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको समझना भी चाहिए। और मान लूँगा कि थोड़ा बहुत बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंडिया में कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हुई थी ब्रिटिश ने, हमको सिर्फ इतना पता है कि ब्रिटिश ने जुल्म किया था। और गांधी जी आए थे, भगत सिंह जी आए थे, और इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। बड़े बड़े झांसी की रानी जी थे, बहुत से राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, यानी कि लड़े हमारे लिए। तो ये सब जो थे, इन्होंने क्या ऐसा हुआ था उसके पहले, कैसे वो हमारे इंडिया में वहाँ पे गए, ट्रेड किया, ट्रेड के माध्यम से आ गए। इसको पहले पूरा छानबीन कर लिया अच्छे से, क्या चालू है, लोग कैसे हैं। जैसे मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल दूंगा लास्ट में आपको, छोटा सा 2 मिनट का बढ़िया सा एक एग्जांपल देता होगा, इस जरूर सुनिए। देखिए, कोई भी अगर सपोज कोई भी डोमिनोज, अगर डोमिनोज वाला कंपनी है, या फिर आपका कोई भी एक कंपनी है, अगर कंपनी डालना चाहते हैं अपन, या फिर कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे, उस सिटी की, वो एरिया की पर्टिकुलर, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, लोग रीच है या नहीं है। हाँ, KFC जो है, हम KFC जो आपको पता ही होगा अच्छे से, KFC आपको स्मॉल विलेजेस में नहीं मिलेगा गाइस, वो बड़े बड़े टाउन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो स्टडी करते हैं कि यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, और वो चीज़ हम इतने पैसे में अगर प्रोवाइड करेंगे तो इतने में वो लेंगे या नहीं लेंगे, लोग कैसे, कैसा उनका नेचर है, वो चीज़ें ध्यान में रख के ही, सब चीज़ें सर्च करके ही सब चीज़ें चालू कर देगा इस। तो यही चीज़ जो है ब्रिटिश लोगों ने की थी, और उन्होंने धीरे 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 कुछ हमारे जो बड़े बड़े साहूकार लोग थे उनको फंसा के, उनको थोड़ा उनको चढ़ा के, चने के झाड़ पर चढ़ा के एक्चुअली उनको वहाँ से धक्का मार दिया। तो जैसे कि हमने देखे थे कि नवाब जो है सिर्फ पपेट्स बन के रह गए थे, वैसे बहुत सारे जो किंग हैं पपेट्स बन के रह गए, सिर्फ नाम के किंग थे, रहते थे उनके साथ, बट चलती थी सिर्फ ब्रिटिश की। तो आई होप कि, मैं आशा करूँगा कि आपको ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि ब्रिटिश के बारे में है तो हमें बहुत अच्छे से जानना है, ताकि हम आगे के लिए सतर्क रहें। तो स्टे सेफ एंड स्टे होम।